नमस्कार, मैं नितिन नामदेव आज नए मेहमान के साथ आपको बुंदेलखंड राज्य के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। तो हमारे साथ बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकार जी हैं, जो बुंदेलखंड राज्य को लेकर काफ़ी दिनों से अनशन में रहे हैं, अनशन करते रहे हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं बुंदेलखंड राज्य को लेकर कैसा अनशन इनका रहा, किस किन नेताओं ने इनका सपोर्ट किया। स्वागत है आपका। जी नमस्कार। बुंदेलखंड राज्य को लेकर आपने अनशन किया, 635 दिन अनशन किया, कैसा अनशन रहा आपका, कितना सक्सेस रहा? देखिए, हमारा अनशन जो था वो बुंदेलखंड का, पहली चीज़ तो यह है कि वो इतिहास है। इतना लंबा अनशन आज तक बुंदेलखंड में कभी किसी ने नहीं किया, और वो यदि कोरोना काल ना आया होता तो वो अनशन आज भी जारी रहता। कोरोना काल की वजह से हमें स्थगित करना पड़ा, और उस अनशन करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि बुंदेलखंड राज्य का मुद्दा पहले बिल्कुल ठंडा हो चुका था। उस मुद्दे में फिर से एक नई संजीवनी उसको मिली थी, नई जान आई थी। और जितने भी बुंदेलखंड के ज़िले हैं, हमारे यूपी के ख़ास तौर से, हर ज़िले में उसके बाद अनशन लोगों ने प्रारंभ किया। जैसे महोबा में हमने 635 दिन किया, इसके अलावा बांदा में 178 दिन अनशन चला, झांसी में 79 दिन अनशन चला, जालौन में 30 दिन अनशन चला, चित्रकूट में 15 दिन चला, लेकिन हर ज़िले में हुआ। हमीरपुर में कुछ युवाओं ने उत्साहित होकर पूरे बुंदेलखंड की साइकिल यात्रा की, बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर। इस तरह से उस अनशन ने बहुत काम किया, और उस अनशन के दौरान ही उत्तर प्रदेश सरकार पर दबाव बना। हमारे समूचे विधायकों ने, जो बुंदेलखंड के विधायक हैं, 19 विधायक, अशोक सिंह चंदेल जो हमीरपुर के विधायक थे उस समय, उनके नेतृत्व में बुंदेलखंड राज्य की मांग उन्होंने उठाई विधानसभा में, और हमारे मुख्यमंत्री जी दबाव में आए, योगी जी, और इन्होंने बुंदेलखंड विकास बोर्ड का गठन किया। ये बात अलग थी कि हम उससे संतुष्ट नहीं थे। हमारे जो, क्योंकि जिस तरह से और बोर्ड बनते हैं वैसे ही वो बोर्ड था, टीथलेस बॉडी थी। हम नहीं चाहते थे कि उससे बुंदेलखंड का भला होगा, हमें नहीं लगता था। हमारे सांसद जो थे, हमारे महोबा हमीरपुर क्षेत्र के पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, उन्होंने भी पार्लियामेंट में 7 बार बुंदेलखंड राज्य का मसला उठाया। वो हमारे अनशन से दबाव में आके ही उन्होंने ये किया। तो ये सब चीज़ें उस दौरान हुई। अनशन ने काफ़ी गति अपनाई। दूसरी चीज़ हमने ये भी किया कि हम 32 बार हमने प्रधानमंत्री जी को खून से खत लिखे। उसका इम्पैक्ट ये होता था कि जब हम प्रधानमंत्री जी को खून से खत लिखते थे तो प्रधानमंत्री कार्यालय से हमारे डीएम के पास और एसपी के पास फ़ोन आता था कि इतना लंबा अनशन चल रहा है, इसको ख़त्म क्यों नहीं करवा रहे आप लोग जी। तो हमारे पास उस समय एक डीएम थे, अवधेश तिवारी जी, वो 2 बार आए। उन्होंने हमसे आग्रह भी किया कि आप अनशन को समाप्त कर दीजिए, स्थगित कर दीजिए, लेकिन हमने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। तो ये कोरोना काल यदि ना आया होता तो हमारा अनशन आज भी जारी है। क्या जरूरी है बुंदेलखंड राज्य बनना, क्या आवश्यकता है, इसके बारे में थोड़ा सा विधिवत आप जानकारी देंगे? देखिए, बुंदेलखंड के साथ शुरू से ही अन्याय हुआ है जब देश आज़ाद हुआ। अगर आप देखें, बुंदेलखंड हमारा हिंदुस्तान का हृदय स्थल है, क्योंकि आप भारत का नक्शा जब भी उठाएंगे तो बुंदेलखंड आपको बीच में दिखेगा, लेकिन ये जो हृदय स्थल है, हिंदुस्तान का दिल है, वो बीमार है। आप देखिए, हर क्षेत्र आगे निकल गया, लेकिन बुंदेलखंड हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य से लेके रोजगार से लेके हर मामले में पिछड़ गया। इसको केवल खनन हब बनाने की तैयारी चल रही है। सभी सरकारों ने बुंदेलखंड का दोहन किया। इससे जो रॉयल्टी जा रही, रेवेन्यू जा रही है, ये कमाऊ पूत बन गया है खनन की वजह से बुंदेलखंड। और इसकी जो यहाँ से हमारी गिट्टी बालू निकलती है, वो गिट्टी बालू लखनऊ में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, कानपुर में बन रही हैं, बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, सब कुछ जो निर्माण हो रहा है वो हमारे यहाँ की गिट्टी बालू से हो रहा है। यहाँ तक कि आपको याद होगा कि जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उसके लिए भी गिट्टी हमारे यहाँ से गई है, क्योंकि हमारे यहाँ की गिट्टी बहुत अच्छी है। तो बुंदेलखंड का जो रिसोर्सेज लोगों ने यूज़ किए हैं बाहर,
बदले में बुंदेलखंड को क्या मिला? आज भी बुंदेलखंड बदहाल है, चाहे यूपी का बुंदेलखंड हो चाहे एमपी का। हमारे यहाँ क्या नहीं होता बुंदेलखंड में, हीरे से लेके क्या नहीं होता। हमारे जो एक गिट्टी बालू है, ये भी हमारे जवाहरात हैं। इसके लिए बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े मशीनें लेके बुंदेलखंड के दोहन में लगी हुई हैं और यहाँ का आदमी पलायन करने को मजबूर है। 40% पलायन है ऑन रिकॉर्ड सरकारी। बुंदेलखंड के लोग बाहर जाके काम करने को मजबूर हैं, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। अब हम बताते हैं आपको कि जब महोबा जिला नहीं था तब हमारे हम महोबा की ही बात करें, ये बुंदेलखंड का हृदय स्थल है। यहाँ पर 7-7 MBBS डॉक्टर होते थे और उसके अलावा और भी कई डॉक्टर अच्छे होते थे, लेकिन जिला बने 28 साल हो गए। आज हमारे महोबा में इलाज के लिए 1 MBBS डॉक्टर है केवल, बाकी सरकारी अस्पताल केवल रेफर सेंटर बना हुआ है। पिछले 8 साल से हम स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, नंगे पैर चल रहे हैं। हमारा एक हठयोग सत्याग्रह चल रहा है, हमने अन्न भी त्याग दिया है उसी की वजह से, लेकिन हमारे यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं नहीं सुधर पा रही। मेडिकल कॉलेज मिलना था वो भी नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए भी PPP मॉडल में डाल के उसको भी टाल दिया गया। कोई भी अच्छा एक नेशनल लेवल का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई भी मेडिकल के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए कोई अच्छा कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट नहीं है। एम्स की मांग बुंदेलखंड की सबसे पुरानी थी, सब जगह एम्स दे दिए गए। केंद्र सरकार ने आज की तारीख में 23 एम्स का ऐलान कर दिया है, जिसमें से 7 स्टार्स दे दिए गए। केंद्र सरकार ने आज की तारीख में 23 एम्स का ऐलान कर दिया है, जिसमें से 7 स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन हमारे बुंदेलखंड को वंचित रखा है। जबकि एम्स के लिए मायावती जी ने कांग्रेस सरकार को जमीन नहीं दी थी, क्योंकि रायबरेली में सोनिया गांधी बनवाना चाहती थी, उनका संसदीय क्षेत्र था। मायावती जी ने कहा था बुंदेलखंड बनना चाहिए। तो ये एक उदाहरण है। बाकी आप देखिए पूरे बुंदेलखंड की दशा हर क्षेत्र में बहुत खराब है। यहाँ का पूरा पर्यावरण बर्बाद किया जा रहा है। बुंदेलखंड एक बहुत अच्छा पर्यटन तीर्थ है। भगवान राम यहाँ क्यों आकर रहे? चित्रकूट में। और उन्होंने क्योंकि 14 साल में 11.5 साल यहीं गुजारे। उसकी वजह ये थी कि हमारा बुंदेलखंड इतना अच्छा था, यहाँ की नदियाँ, यहाँ के पहाड़, यहाँ के लोग सब इतने अच्छे थे कि वो तो यहीं पूरे 14 वर्ष काटना चाहते थे, लेकिन ज़्यादा भीड़ हो जाने की वजह से फिर वो आगे बढ़े और वो श्रीलंका तक चले गए। तो ये बुंदेलखंड गुरु गोरखनाथ की तपोभूमि है, तुलसीदास जी की तपोभूमि है, महर्षि वेद व्यास यहाँ बुंदेलखंड में रहे। तो ये बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ रही हैं। और बुंदेलखंड रानी लक्ष्मीबाई का क्षेत्र है, आलाउदल का क्षेत्र है। कितने नाम महाराजा छत्रसाल से लेकर गिनाए जा सकते हैं, लेकिन आज बुंदेलखंड किस चीज़ के लिए जाना जाता है? अपनी बदहाली के लिए, अपनी गरीबी के लिए। लोग सोचते हैं कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं। इसीलिए तो ये जो हमारे माथे पर कलंक लग गया है, वो तभी मिट पाएगा जब बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाया जाएगा, क्योंकि बिना अलग राज्य बनाए अब सरकारी योजनाओं से बुंदेलखंड का अकेले भला नहीं होने वाला है। तो बुंदेलखंड राज्य अगर होता है तो किन किन सुविधाओं से हम लोगों को रूबरू होंगे? सामने रोजगार भी सामने आएंगे, युवा जो आज परेशान है उनको भी क्या क्या दिशा नहीं मिलेगी? आप कोई भी राज्य जो बात बना हुआ है उसको देखिए, सारे राज्यों की विकास की गति एकदम से बढ़ी है, पलायन रुका है। चाहे आप उत्तराखंड देखिए, चाहे छत्तीसगढ़, चाहे झारखंड, किसी को भी देखिए, सभी जगह बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। क्योंकि देखिए छोटा राज्य होता है ना, तो छोटे परिवार की तरह होता है। छोटे परिवार में सभी पे ध्यान दिया जा सकता है, उनकी केयर हो सकती है। जब बड़ा परिवार होता है तो उसमें सबके साथ न्याय नहीं हो पाता है। जो तेज होते हैं वो ज़्यादा ले जाते हैं, जो सीधे साधे होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। आज की तारीख में होता क्या है, हमारे जो बुंदेलखंड के विधायक हैं, सांसद हैं, इनकी आवाज़ विधानसभा और संसद में खो जाती है। ये संख्या में कम है, इनकी पूंछ नहीं है, ये बड़ी बड़ी योजनाएं नहीं ला पाते। आप इसी को देख लीजिए, हमारी अर्जुन सहाय परियोजना थी पानी के लिए। हमारा बुंदेलखंड में, पंजाब में 5 बड़ी नदियां हैं, हमारे बुंदेलखंड में 7 बड़ी नदियां हैं, लेकिन उनका मैनेजमेंट न सुधरने की वजह से हमारा बुंदेलखंड सूखा क्षेत्र कहलाता है और धीरे धीरे रेगिस्तान की ओर बढ़ रहा है। इसमें देखिए इस बार बिल्कुल बारिश नहीं हुई,
हालत इतनी खराब है। वजह क्योंकि हमारे पहाड़ों का जिस तरह से दोहन हो रहा है उसकी वजह से यहाँ का पूरा पर्यावरण बर्बाद होता जा रहा है। आगे आने वाले समय में अगर यही हाल रहा, बुंदेलखंड को नहीं बचाया गया, तो ये बुंदेलखंड रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा, रहने लायक नहीं रह जाएगा। और अभी एक कबरई है जहाँ पर श्वास लेना दुश्वार है, फिर हमारे यहाँ कम सैकड़ों और हजारों कबरई बन जाएंगे। फिर यहाँ सभी लोग मास्क लगा के जिंदा रहेंगे, नहीं तो फिर छोड़ के चले जाएंगे। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे? जो बुंदेलखंड की सरकार होगी वो यहाँ की नीति, यहाँ की ग्राउंड रियलिटी देख के नीतियाँ बनाएगी। अभी जो नीतियाँ बन रही हैं वो दिल्ली, लखनऊ और भोपाल से बन रही हैं, उनको केवल रेवेन्यू दिखाई देता है कि फ़ायदा कैसे होगा, तो वो वहाँ से बैठ के नीति बनाते हैं, ग्राउंड रियलिटी पे काम नहीं हो रहा है। तो छोटी सरकार जब होगी तो वो सुनेगी। भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा, प्रबंधन भी बेहतर होगा, क्योंकि जब छोटा राज्य होता है तो मुख्यमंत्री सबको विधिवत देख सकता है और वो निगरानी कर सकता है। आज यहाँ कोई समस्या है, यहाँ जो अखबार आते हैं उनमें महोबा में छपी खबरें, यहाँ की समस्याएं महोबा, हमीरपुर, मैक्सिमम बांदा तक सिमट जाती हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय लखनऊ तक पहुँचती ही नहीं है, यहाँ की आवाज़ वहाँ पहुँच ही नहीं सकती। अगर अपना बुंदेलखंड राज्य होगा तो मीडिया की आवाज़ भी वहाँ आराम से पहुँचेगी और हर व्यक्ति, अगर यहाँ डीएम नहीं सुन रहा है तो सीधे मुख्यमंत्री के पास जा सकता है। लेकिन अभी लखनऊ जाना, दिल्ली जाना सबके लिए संभव नहीं है। और रही अभी विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश के होने जा रहे हैं, फिर इसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव आएंगे, तो क्या अभी ये मुद्दा थोड़ा सा उठ नहीं सकता है बुंदेलखंड राज्य को लेकर? बिल्कुल उठ सकता है, लेकिन इसमें सभी पार्टियां चुप्पी साधे हुए हैं। वजह यह है कि कोई भी सरकार, चाहे एमपी की हो चाहे यूपी की हो, बुंदेलखंड को खोने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यह है कमाऊ पूत। जब बुंदेलखंड यदि मध्य प्रदेश से हट जाएगा तो मध्य प्रदेश की सरकार को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो चाहे कांग्रेस की सरकार वहाँ बने चाहे भाजपा की, कोई नहीं चाहती, तो वो अपने विधायकों को, अपने सांसदों को कहते हैं ये मुद्दा नहीं उठाना है। हमारे सांसद ने खुद ये बात हमसे कही कि अगर वो बुंदेलखंड राज्य का मुद्दा उठाते हैं पार्टी मीटिंग में तो उनको डांट दिया जाता है, आप ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं बार बार। तो इसीलिए, क्योंकि कोई भी सरकार नहीं चाहती, चाहे योगी की सरकार हो चाहे शिवराज सरकार हो, कि वो बुंदेलखंड को खोएं, क्योंकि पुराना रिकॉर्ड है। आप अगर देखेंगे कि जब छत्तीसगढ़ बना था बिहार से अलग होके, झारखंड बना था, तो बिहार के सारे पावर प्लांट वहाँ चले गए थे, माइनिंग क्षेत्र चला गया था। पटना जैसे शहर में 8-8 घंटे बिजली नहीं आती थी, तो वहाँ पे तत्कालीन लालू सरकार ने बड़ा विरोध किया था। उस लॉस से निबरने के लिए, बाहर आने के लिए सरकार को बहुत समय लगा। वही हाल आप यहाँ देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में हुआ था। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ में सारे पावर प्लांट चले गए और सारी माइनिंग चली गई, एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स चला गया, मध्य प्रदेश को भारी नुकसान हुआ। वही हाल तेलंगाना का था। तेलंगाना भी जब उसकी डिमांड हो रही थी तो यही वजह थी कि वहाँ के रिसोर्सेज का पूरा आंध्र प्रदेश इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन तेलंगाना पिछड़ा था। वही समस्या बुंदेलखंड की है। हमारे संसाधनों का जैसे बेहद संवेदनशील मुद्दे पर बिल्कुल भी गंभीरता नहीं दिखाई। इसका क्या मतलब है? हमारा बुंदेलखंड राज्य बन जाएगा तो हमको अपने आप एक एम्स मिल जाएगा, क्योंकि वो तो मिलना ही है। मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, यहाँ चपरासी से लेके एसडीएम तक, डिप्टी एसपी से लेके जो है दरोगा सब यहीं भर्ती होंगे, यहीं के लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी चूंकि यहाँ की एजुकेशन कमजोर है, अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं, तो बाहर के लोगों का अपॉइंटमेंट हो जाता है, यहाँ के बच्चे एग्जाम ही नहीं निकाल पाते हैं। अगर लखनऊ आप जाइए, सचिवालय में देखिए, तो वहाँ हमारे यहाँ के क्षेत्र के अफसर हैं ही नहीं, बहुत ही कम ना के बराबर, क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ लिख के वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। तो आपकी ये बुंदेलखंड राज्य की मांग कहाँ तक अभी और आगे जाएगी? सर, आपको मैं एक चीज़ बताऊं पहले कि अगर 2022 में अखिलेश की सरकार यूपी में आ गई होती तो मोदी जी लोकसभा चुनाव को देखते हुए खुशी खुशी उत्तर प्रदेश के 3 टुकड़े कर देते और बुंदेलखंड राज्य भी बना देते, क्योंकि उनको लोकसभा की सीटें दिखाई देती। और चूंकि नहीं आई सरकार काम तब करेगी जब उसे राजनीतिक लाभ दिखाई देगा। आज उसे ऐसे ही वोट मिल रहे हैं, बुंदेलखंड से उसको पूरा बुंदेलखंड गढ़ बना है भाजपा का, चाहे यूपी का क्षेत्र हो चाहे एमपी का, इसलिए वो नहीं कर रहे हैं।
रही बात आगे आंदोलन की, आंदोलन तो ये चल रहा है 1989 से जी। 24 साल हो गए हैं, इसको 34 साल हो गए हैं। तो ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा जब तक नहीं बनेगा। पर अभी सरकार की जो मंशा है उसको देखते हुए नहीं लगता है वो बनाएगी। तो हम लोग लेकिन उम्मीद नहीं हारे हैं, हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग फिलहाल अनशन पर नहीं बैठे हैं, लेकिन हमारा खून से खत लिखना लगातार जारी है। अभी मोदी जी के जन्मदिन पर फिर लिखेंगे और उनसे बुंदेलखंड राज्य की मांग करेंगे। तो तारा पाटकार जी ने बुंदेलखंड राज्य अगर अलग होता है, राज्य बनता है तो क्या फ़ायदे हैं, इन सब चीज़ों को बताया। तो थोड़ा सा दर्शकों को हमें ये भी जानकारी देना है कि बुंदेलखंड राज्य पहले राज्य था, तो उसके थोड़ा इतिहास में जो कुछ रहा हो तो आप थोड़ा बताइए दर्शकों को। जी 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 हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि बुंदेलखंड के बारे में बता दें कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो 35 रियासतों को मिलाकर बुंदेलखंड राज्य बनाया गया। तो शुरू में जो 14 राज्य थे जब देश आज़ाद हुआ उसमें एक बुंदेलखंड भी था। और 1948 में हमारे जो देश तो 47 में आज़ाद हुआ, 1948 में हमारे चरखारी के कामता प्रसाद सक्सेना उसके मुख्यमंत्री भी थे और नौगांव उसकी राजधानी थी। लेकिन कांग्रेस चूंकि आज़ादी के बाद जो पहला इलेक्शन हुआ 1952 में, ये बुंदेलखंड क्षेत्र कम्युनिस्ट लोगों का गढ़ था, तो यहाँ पर कांग्रेस को ज़्यादा सीटें नहीं मिली। दूसरी चीज़, एक बार चरखारी आए थे नेहरू जी, उनके साथ वहाँ पे दुर्व्यवहार हो गया था, उनका अपमान हो गया था। तो उन्होंने बुंदेलखंड के लोगों को उनसे बदला लेने के लिए या कहिए उनसे वो बड़े नाराज़ थे। उन्होंने सोचा कि ये लोग वोट भी नहीं दे रहे हैं, क्यों ना इस राज्य को ख़त्म किया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि बुंदेलखंड एक विंध्य प्रदेश का निर्माण किया जो 1948 में बना, और उसमें बुंदेलखंड और बघेलखंड को शामिल करके एक विंध्य प्रदेश का निर्माण किया। दोनों की राजधानी अलग थी, बघेलखंड की राजधानी रीवा थी, उसका मुख्यमंत्री अलग था, बुंदेलखंड का अलग था। ये व्यवस्था 1956 तक चली। 56 में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का सरकार ने गठन किया, क्योंकि राज्यों को बनाना था, नए सिरे से तैयार करना था। उस प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी बुंदेलखंड बनाए रखने की सिफारिश की थी, लेकिन नेहरू सरकार ने उसको नहीं माना और इसको दो टुकड़े करके मध्य प्रदेश में आधा जोड़ दिया। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ, तब बुंदेलखंड को भारत के नक्शे से मिटा दिया गया और मध्य प्रदेश में आधा चला गया, आधा यूपी में चला गया। तो तब से बुंदेलखंड समाप्त हो गया। उस दिन को हम लोग 1 नवंबर को काला दिवस के तौर पर मनाते हैं। तो ये जो उसके बाद हम लोग संतुष्ट इस बात से थोड़ी थे कि 2 बड़े राज्यों में जाने से हो सकता है बुंदेलखंड को फायदा हो, लेकिन ये 2 बट वृक्षों की छाया में बुंदेलखंड जैसी छोटा क्षेत्र पिसता रहा, पिछड़ता चला गया और इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, और आज बुंदेलखंड देश के सबसे पिछड़े इलाकों में शुमार हो चुका है।